हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 6 के वैद्युत चुम्बकीय पीरियड में। तो आज हम पढ़ने वाले अन्य पीरियड के बारे में। तो लगभग ये आज दो लेक्चर में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा आज, और एक लेक्चर और लेंगे जिसमें क्या होंगे, संपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे और कुछ जो टॉपिक बचेंगे उसको पढ़ेंगे। तो दो दिन लेक्चर में हम इस चैप्टर को करने वाले समाप्त, उसके बाद शुरू करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये चैप्टर हमारा समाप्त होने वाला। लगभग सभी टॉपिक क्या होंगे, जो भी टॉपिक छूटा है आज और कल में क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस पीछे नहीं है, क्योंकि क्या अभी इधर चैप्टर क्या है, छोटे छोटे सारे चैप्टर हैं। तो बहुत ही जल्दी आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, करें नेक्स्ट चैप्टर मतलब अगले टॉपिक को। तो कह रहा है कि समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व, मतलब कोई समतल वृत्ताकार कुंडली है उसके लिए हम को क्या करना, हमको स्वप्रेरकत्व का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको करते हैं। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब क्या, जो वृत्ताकार कुंडली है तो उसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बी बराबर हो जाएगा हमारा μ0 n I अपान 2r। तो क्या क्या है, उस वृत्ताकार कुंडली की क्या है, त्रिज्या है। तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा फाई बराबर बी इंटू ए। फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी इंटू ए। तो हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, तो फाई बराबर हो जाएगा, बी का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, μ0 n I a अपान 2r। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जब वृत्ताकार कुंडली क्या होगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा फाई बराबर μ0 n I अपान इंटू पाई आर स्क्वायर अपान 2r। तो आर से क्या होगा, आर स्क्वायर कट गया। तो हमारा फाई बराबर आ जाएगा, फाई बराबर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा μ0, फाई बराबर μ0 n I पाई आर अपान 2, n I पाई आर अपान 2। तो कुंडली में यदि क्या हो, n फेरे हो तब, तो कुंडली में सभी फेरों n से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली के सभी फेरों n से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, n से बद्ध क्या होगा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जो फेरे क्या उनसे चुंबकीय फ्लक्स क्या होंगे, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, n फाई हो जाएगा, और μ0 n स्क्वायर I पाई आर अपान 2। ये तो क्या था हमारा, क्या होगा, n फेरे क्या होगा, फाई, n फाई हो जाएगा। तो हमारा n फाई बराबर, चूँकि हम जानते हैं n फाई बराबर होता है क्या, एल आई, चूँकि n फाई बराबर होता है कितना, एल आई। तो n फाई जब क्या करेंगे, हम एल आई रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा एल आई बराबर μ0 n स्क्वायर I पाई आर अपान 2। तो I से क्या होगा, I हमारा कैंसिल हो गया। अब आ गया L बराबर μ0 n स्क्वायर पाई आर अपान 2। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर फार्मूला बनकर आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं ऊपर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
अब जानते हैं प्रेरकों का संयोजन। जो हमारे प्रेरक हैं मतलब यानी इंडक्टरों का संयोजन कैसे करेंगे। तो प्रेरकों का संयोजन हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। एक समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा और दूसरा क्या है, एक समांतर क्रम से और एक हमारा श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसको पहले जगह पर, इसको पहले, इसको बाद में, कोई भी पहले। तो आइए सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को आइए एक एक करके सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम प्रेरकत्वों को क्या कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में हमारा जो यल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। क्या है, यह दो प्रेरकों के लिए, दो प्रेरकों के लिए, प्रेरकों के लिए। और चूँकि L1 यल बराबर क्या जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, यह क्या है, तीन प्रेरकों के लिए, तीन प्रेरकों के लिए, प्रेरकों के लिए, ये हमारा क्या है, तीन प्रेरकों के लिए हमारा क्या है, किसका, प्रेरकों का क्या है, संयोजन है। किसके लिए, तीन प्रेरकों के लिए। अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन हमारा कैसे लगेगा। तो समांतर क्रम संयोजन आइए यहाँ देखते हैं। तो हमारा समांतर क्रम संयोजन यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में 1/L बराबर हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2। ये क्या है, दो प्रेरकों के लिए, दो प्रेरकों के हेतु, दो प्रेरकों हेतु। और समांतर क्रम में क्या होगा, 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ये क्या हमारा तीन प्रेरकों के लिए है। क्या हमारा, ये दो प्रेरकत्वों के लिए और ये हमारा क्या है, तीन प्रेरकों के लिए। तो हमारा क्या है, तीन प्रेरकों हेतु, तीन प्रेरकों हेतु। अब आइए हम इसको अब एक एक करके प्रूफ करते हैं कैसे होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन सबसे पहले हम देखते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इंडक्टर लेंगे। तो दो इंडक्टर यानी दो क्या करेंगे, दो प्रेरक तो क्या करेंगे हम सीरीज में क्या करेंगे, एक पहले का दूसरा सिरा और दूसरे के पहले सिरे से क्या करें, हम जोड़ देते हैं। जब क्या होता है, चूँकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमारा धारा क्या होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में हमारा धारा क्या होगा, करंट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ये इसका L1 है इंडक्टर, इसका L2 है। और इसमें क्या होगा, श्रेणी क्रम में होता है फ्लक्स ∅1 और ∅2। इसमें क्या होगा, फ्लक्स ∅1 और ∅2। यहाँ से करंट क्या होगा, I घुसेगा और I निकल जाएगा। तो पहले प्रेरक के लिए, पहले प्रेरक हेतु ∅1 बराबर L1I और दूसरे प्रेरक हेतु, दूसरे प्रेरक हेतु ∅2 बराबर L2I। ∅2 बराबर क्या हो जाएगा, L2I। तो लिख सकते हैं पूरे संयोजन के लिए, पूरे लिख सकते हैं पूरे संयोजन के लिए, पूरे संयोजन के लिए, संयोजन के लिए, पूरे संयोजन के लिए ∅ बराबर हो जाएगा हमारा ∅1 प्लस ∅2। चूँकि ∅ बराबर L1I प्लस L2I। तो ∅ बराबर क्या होता है, हमारा ∅ बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 इंटू I। समीकरण नंबर 1। यदि दोनों प्रेरकों का तुल्य प्रेरक तो क्या हो, L हो तब, यदि दोनों प्रेरकों का तुल्य स्वप्रेरकत्व
स्वप्रेरकत्व यल हो तब, यल हो तब क्या होगा, फाई बराबर यल इंटू आई, समीकरण नंबर 2। फाइव क्या था, यल इंटू आई, समीकरण नंबर 2। तो अब इसके बाद समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारा यल आई बराबर हो जाएगा यल 1 प्लस यल 2 इंटू आई। तो आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा आ जाएगा यल बराबर यल 1 प्लस यल 2। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा दो प्रेरकत्व के लिए क्या होगा, प्रूफ हो गया। यदि क्या हो, तीन प्रेरकत्व हो, यदि तीन प्रेरक, यदि तीन प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो हमारा हो जाएगा यल बराबर यल 1 प्लस यल 2 प्लस यल 3, यल बराबर यल 1 प्लस यल 2 प्लस यल 3। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो अगला हमारा समांतर क्रम संयोजन, समांतर में कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों सिराओं, दोनों के क्या हैं, दोनों प्रेरकत्वों के क्या कहते हैं, पहले सिरे को पहले सिरे से, दूसरे सिरे को क्या कहते हैं, दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। दोनों के क्या कहते हैं, सिरों को क्या कहते हैं, एक दूसरे से आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ से क्या होगा, हमारा आई करंट फ्लो होगा, इसमें क्या जाएगा, I1 जाएगा, इसमें जाएगा I2। समांतर क्रम में क्या होती है, धारा बढ़ जाती है, तो I1 I2 करंट जाएंगे और इसका प्रेरकत्व क्या जाएगा L1 और इसका प्रेरकत्व क्या है L2 है। तो यहाँ पर I1, यहाँ से I2, यहाँ पर क्या हो जाएगा I। तो अब यहाँ पर अब कुल धारा, जो कि कुल धारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल धारा, पहले में क्या होता है, कुल धारा कितना आ जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2। तो इस प्रेरकत्व में क्या है, कुल धारा कितना, I बराबर I1 प्लस I2। तो हमारा I बराबर क्या होता है, DI बाई DT, DT से क्या करेंगे, सभी में भाग देंगे तो हो जाएगा DI1 बटे DT प्लस DI2 बटे DT। तो समीकरण नंबर हमारा हो गया 1। तो अब आइए पहले प्रेरक, तो यहाँ लिख सकते हैं पहले, तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रेरक हेतु, पहले प्रेरक के लिए, पहले प्रेरक के लिए, पहले प्रेरक के लिए E बराबर -L1 DI1 अपान DT, DI1 अपान DT। तो DI1 बराबर DI1 बटे DT बराबर -E अपान L1, -E अपान L1। तो दूसरे प्रेरक के लिए, अब दूसरे प्रेरक के लिए, दूसरे प्रेरक के लिए जो हमारा दूसरा इंडक्टर, उसके लिए E बराबर हो जाएगा -L2 DI2 अपान DT। तो हमारा DI2 यहाँ हो जाएगा DI2 अपान DT, DI2 अपान DT बराबर E बटे -L2। तो लिखेंगे DI2 DI2 अपान DT बराबर -E अपान L2। तो ये सब क्या करेंगे, इन सभी मानों को क्या करेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा DI बटे DT
बराबर माइनस ई बटे L1 प्लस माइनस ई बटे L2, समीकरण नंबर 2। तो पूरे संयोजन के लिए यदि पूरे संयोजन हेतु तुल्य स्वप्रेरकत्व यल हो तब ई बराबर हो जाएगा माइनस L डी आई अपान डी टी, ई बराबर माइनस L डी आई अपान डी टी। तो हम लिख सकते हैं डी आई अपान डी टी बराबर माइनस ई बटे L, समीकरण नंबर 3। तो क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 3? तो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से हमारा हो जाएगा माइनस ई बटे L बराबर माइनस ई बटे L1 प्लस माइनस ई बटे L2। तो इसे क्या होगा, सभी ई कैंसिल रहेंगे और माइनस यहाँ से काम होगा, माइनस इधर से क्या होगा, दोनों तरफ हो जाएंगे प्लस। तो हमारा हो जाएगा 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। यदि क्या तीन प्रेरकों हेतु क्या होगा हमारा 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा तीन प्रेरकों हेतु क्या होगा, हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं जिससे क्या हो जाएगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसको आप तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर अन्योन्य प्रेरण होता क्या है? जब किसी कुंडली में मान लीजिए क्या है, एक कुंडली है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये क्या हमारी एक कुंडली है, तो एक सेकंड हो गया। तो ये हमारी क्या है, एक कुंडली है। जब एक कुंडली में क्या कहते हैं, या परिनालिका है, ये क्या है कुंडली या परिनालिका कोई भी ले सकते हैं। जब इसमें क्या कहते हैं, हम धारा को क्या कहते हैं, इसमें प्रवाहित करते हैं। तो जब क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके क्या होगा, कुंडली में क्या होगा, फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इसमें एक प्रेरित विद्युत बल क्या होगा, उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत बल तथा धारा उत्पन्न होगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। जब इसमें क्या करेंगे, स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, क्या करेंगे, स्विच को दबाएंगे तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। जब गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा तो एक साइड होगा। यदि क्या कहते हैं, जब हम क्या कहते हैं, जो कुंडली को क्या कहते हैं, छोड़ते हैं, तो जब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा क्या स्विच है, स्विच जब क्या कहते हैं, स्विच को हम जब क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं, दबा कर क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं। पहले दबाते हैं तो क्या होगा, विक्षेप क्या इस साइड हो रहा है, और जब क्या कहते हैं, दबा कर छोड़ देते हैं तो प्रेरित धारा के कारण क्या होगा, कमान क्या होता है, कम होता है, और क्या होता है, विक्षेप क्या होगा, दूसरी तरफ उत्पन्न हो जाता है। तो कह सकते हैं, यही लिख सकते, यही हमने लिखा है कि किसी एक कुंडली या परिनालिका में धारा में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जब इसमें क्या रहा है, जब इसमें क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में क्या होगा, कुंडली में क्या होगा, इस कुंडली में भी क्या होगा, जब धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन। जब फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, इस पर गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, इस प्रकार विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। और जब इसमें क्या करेंगे, हम स्विच को क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स में क्या होगा, धारा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। धारा में परिवर्तन होगा क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, परिवर्तित होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें
प्रेरित धारा क्या होगी, का मान क्या विरोध करेगी, जिसके कारण क्या होगा, इसमें विक्षेप का दूसरी साइड होगा। तो यह क्या है, पीरियड के द्वारा ही क्या रहा है, एक कुंडली से क्या है दूसरे कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें भी क्या है पीरियड के द्वारा क्या दूसरी कुंडली में क्या धारा प्रवाहित हो रही है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब इसको हम पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर लिखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब प्राथमिक कुंडली में धारा शून्य से अधिकतम की ओर परिवर्तित होती है, जब क्या करेंगे, जब ये हमारा प्राइमरी कुंडली है, इसमें क्या किया, जब स्विच को दबाते हैं तो क्या होता है, जीरो से क्या धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। जब जीरो से क्या अधिकतम की ओर परिवर्तित होता है तो प्राथमिक कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। जब धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ जाता है, जिससे दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता है, बढ़ता है। दूसरे कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन के कारण क्या होगा, धारा तथा वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे गैल्वेनोमीटर में क्या विक्षेप की सहायता से देख सकते हैं। ये चीज़ हमने लिखा है और ये चीज़ क्या किया, हमने समझाया है। फिर उसी तरह जब कुंजी को क्या कहते हैं, छोड़ते हैं तो धारा क्या होगा, अधिकतम से शून्य की ओर, मतलब अधिक से क्या आती है, कम की ओर आती है। जब कम की ओर आती है तो प्राथमिक कुंडली के चारों क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र कम होगा तो दूसरे में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, जब कमी होगी, अर्थात दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब फ्लक्स में क्या परिवर्तन हो जाए, चाहे घटे या बढ़े, उससे मतलब नहीं है। इसके कारण क्या, तो इसी के कारण क्या, प्रेरित धारा तथा प्रेरित वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की सहायता से देख सकते हैं। जब क्या होता है, बढ़ता है, जब क्या होगा, धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, विक्षेप दूसरी साइड दिखाएगा, और जब धारा का मान घटेगा तो विक्षेप क्या होगा, उसके उल्टे साइड क्या होगा, प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार क्या होता है, हमारी जो धारा का इस प्रकार चलती है, पहली प्लस जाएगी, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इन सब के बारे में हम आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे। फिर अन्योन्य अगला है हमारा अन्योन्य प्रेरक गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। तो माना I1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, I2 पहले I1 हो गया और उसके बाद एक एक करके N1, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फिर N2, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, N2 दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, फिर Φ2 क्या है, दूसरी कुंडली में के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स, दूसरी कुंडली में कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब N2 Φ2 क्या हो जाएगा, दूसरी कुंडली के सभी फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो N2 Φ2 क्या है हमारा, दूसरी कुंडली के सभी फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब हमारा N2 Φ2, चूँकि N2 Φ2 जो हमारा क्या है, N2 Φ2 हमारा क्या है, जब क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, धारा परिवर्तित होगी। तो जितनी कुंडलियाँ हैं उसमें क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब कुंडली में और फेरों की संख्या के क्या होता है, यह धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जब क्या होगा, दूसरी कुंडली में क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मतलब क्या होगा, धारा का मान बढ़ेगा। दूसरी कुंडली में क्या हो रहा है,
पहले कुंडली में क्या होगा, धारा का मान जब बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा किसके कारण, धारा के कारण। तो मतलब क्या होगा, जो हमारा फ्लक्स है किस पर निर्भर कर रहा है, धारा पर निर्भर कर रहा है। तो इसे क्या ये समानुपाती हो जाएगा। तो हमारा N2 φ2 किसके समानुपाती हो जाएगा, I के समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर M I1, जहाँ M क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या धारा परिवर्तन के कारण क्या रहा है, धारा में जब परिवर्तन हो रहा है तभी तो क्या रहा, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर यम क्या हो जाएगा हमारा, यम है क्या हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। नियतांक इसे ही अन्योन्य प्रेरकत्व, इसे ही अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यम कहते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, यम कहते हैं। तो हमारा यम बराबर यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि यम बराबर N2 φ2 अपान I1, यम का मान क्या जाएगा, N2 φ2 अपान I1। यदि I1 बराबर 1 एम्पियर तो हमारा तब हमारा यम बराबर हो जाएगा N2 φ2, यम बराबर हमारा हो जाएगा N2 φ2। तो यम का मान क्या जाएगा, N2 φ2 हो जाएगा। तब कुंडली में कह सकते हैं, तब कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल E2 बराबर दूसरी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E2 बराबर -N2 डेल्टा φ2 -N2 डेल्टा φ2 अपान डेल्टा T। तो हमारा E2 बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 φ2 अपान डेल्टा T। तो हमारा हो जाएगा N2 φ2 का मान क्या हो जाएगा, यम I1। तो हमारा E2 बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा यम I1 अपान डेल्टा T। तो हमारा E2 बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं E2 बराबर माइनस यम डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। तो हमारा हो जाएगा यम बराबर -E2 बटे डेल्टा I1 अपान डेल्टा T, डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। पुनः लिख सकते हैं, यदि क्या जाए, डेल्टा I1 अपान डेल्टा T बराबर क्या जाए, 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए तो यम बराबर क्या आ जाएगा, -E2 क्या जाएगा, यम बराबर -E2 हो जाएगा। यम क्या जाएगा, -E2 यानी यम बराबर, या यम बराबर क्या जाएगा, यम बराबर E2। या क्या संख्यात्मक रूप से, इसे क्या कह सकते हैं, संख्यात्मक रूप से
या संख्यात्मक रूप से। क्या संख्यात्मक रूप से मतलब क्या है, यह संख्या के रूप में। वैसे तो क्या होगा हमारा, यदि क्या दिशा दिखाना तो क्या करेंगे -E2 से प्रदर्शित करते हैं। तो कह सकते हैं यदि प्राथमिक कुंडली में यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो अन्योन्य प्रेरकत्व यम दूसरी कुंडली में जो हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है, यम दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल E2 के बराबर होता है। E2 के बराबर होता है। जो वैद्युत वाहक बल क्या होता है, E2 के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, मतलब दो समतल वृत्ताकार, एक सेकंड यहाँ आ जाएगा आपका, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समतल क्या है, वृत्ताकार कुंडलियों के बीच क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर, तो माना क्या है, प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर, प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर μ0 N1 I1/2R1, समीकरण 1। अब दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स φ2 बद्ध फ्लक्स φ2 बराबर हो जाएगा B1A2। तो B1A2, तो B1 का मान यहाँ रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा φ2 बराबर μ0 N1 I1/2R1। तो A का मान कितना है, R1 क्या है यहाँ पर, वृत्ताकार क्या यहाँ आ जाएगा πr2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर से क्या होगा, R स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर आ जाएगा m बराबर, चूँकि m बराबर होता है क्या, N2 φ2/I1, चूँकि m बराबर क्या होता है, N2 φ2/I1। अब N2 φ2/I1, तो हमारा m बराबर यहाँ हो जाएगा φ2 जब क्या इसको रख देंगे, तो m बराबर हो जाएगा μ0 N1 N2 I1/2 I1। R1 हमने पहले काट दिया, तो यहाँ जाएगा I1 से I1 कट जाएगा, तो हमारा
m बराबर यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका m बराबर आ जाएगा μ0 n1 n2 इंटू पाई r2, या इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर को नहीं काट रहे हैं, आर को क्या करें, रहने देते हैं अभी आगे थोड़ा, तो r1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा r2 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r2 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा r2 स्क्वायर अपान 2r1, तो m का मान यहाँ से निकल गया। अब पुनः अब यहाँ पर हमारा m का मान कितना आएगा, तो लिख सकते हैं m का मान μ0 अपान 2 इंटू पाई r2 स्क्वायर अपान r1, ये r2 स्क्वायर और ये r1 है, यहाँ पर कटेगा नहीं, एक सेकंड हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर r1 है और यहाँ पर क्या r2 है, तो r1 r2 क्या हो सकते हैं, कट ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर क्या r2 और r1 है, तो इसको हमने पहले वही तो हम सोच रहे थे कैसे कट रहा है, तो इतना आ जाएगा इंटू n1 n2, क्या होगा हमारा m का क्या हो गया, फार्मूला आ चुका है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली वीडियो किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।